यस सर। मेथड ऑफ डबल रिफ्रैक्शन में हम आपको क्या बताए थे कि एक लाइट रे इंसिडेंट होती है, ठीक, और वो दो रेज में टूट जाती है। एक रे को हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे कहे थे और एक रे को ऑर्डिनरी रे कहे थे। ठीक है, दो तरह की रेज के बारे में आपको बताए थे, है ना। मेथड ऑफ डबल रिफ्रैक्शन, मान लीजिए कि कोई ऐसा आपने डबल रिफ्रैक्टिव मटेरियल या बाई रिफ्रेंजेंट मटेरियल ले लिया है जिसमें से आप जब लाइट इंसिडेंट ब्लर है तो फिर से ज्वाइन कर लीजिए। क्लियर है सर, सर क्लियर है, क्लियर ठीक है। ठीक ठीक, ब्लर है तो फिर से ज्वाइन कर लीजिए। एक रे क्या आएगी आपकी, एक रे को क्या कहते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रे, ई रे कहते हैं, और एक रे को आप क्या कहते हैं, ऑर्डिनरी रे, ओ रे कहते हैं। ठीक है। ठीक है, यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट पा सकते हैं। ये क्रिस्टल ही दोनों लाइट को अलग अलग कर देता है। ठीक, देखिए जो इसके पीछे थियरी है, अगर आपको सवाल ये है, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर ये कैसे हो रहा है, इसके पीछे थियरी है पोलराइजेशन की। आपको दो तीन इक्वेशन हम बताते हैं। D इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन E प्लस P, P इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट काई E। ऐसा कोई भी इक्वेशन आपने पढ़ा है? काई इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होती है, कभी पढ़ा है आपने ऐसा इक्वेशन? केमिस्ट्री में। हाँ सर, क्यूरीज लॉ में कुछ ऐसा आता है। क्यूरी लॉ में काई Yes, आता sir. है, वो वाला काई, वो वाला दूसरा, ये काई, ये है ना। ऐसा ये जो इक्वेशन है ये पोलराइजेशन का इक्वेशन है ना। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड पर आपको कितना, कभी डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल अगर आपने लगा दिया है, कैपेसिटर के बाद आपने पढ़ा होगा, है ना, कैपेसिटर के बाद ये आता है, तो कैपेसिटर में कितना डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है, मान लीजिए कोई कैपेसिटर या कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, तो वो कितने डिग्री से पोलराइज्ड हुआ, उसको दिखाने के लिए ये इक्वेशन यूज किया जाता है। ठीक, तो इस इक्वेशन के बेसिस पे ही ये पोलराइजेशन आपका इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, इसकी थियरी काफी लंबी है मैथमेटिकल, और ये जो है बाई रिफ्रिंजेंट मटेरियल या कोई सा भी है, उसको समझने के लिए आपको यहाँ पर वो स्टैंडर्ड थियरी नहीं दी गई है। एमएससी में पढ़ाया गया है, एमएससी में पढ़ाया जाता है। ठीक है, आपको नहीं पढ़ना है, इसलिए उसके पीछे आप दिमाग मत लगाइएगा, उसको पढ़िएगा भी मत। ऐसा ना हो जाए कि आप उसको पढ़ने के चक्कर में अपना सिलेबस भी ना पढ़ पाए। ठीक, आपको साफ साफ बता दे रहे हैं, आपके सिलेबस में नहीं है, आपके स्टैंडर्ड का नहीं है ना। कभी जैम वैम में पूछता भी है, थोड़ा बहुत पूछता है, एक आध क्वेश्चन कुछ भी पूछ देगा पोलराइजेशन से रिलेटेड, तो वो कवर हो जाता है नॉर्मल पढ़ के ही, उसके लिए डेराइवेशन या कैसे आया क्यों आया उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग मेथड ऑफ डबल रिफ्रैक्शन। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल क्या होता है। ठीक है, एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल क्या होते हैं, कभी नाम सुना है आपने? एन आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक क्रिस्टल सर सुने हैं सर, केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में। हाँ फिजिकल केमिस्ट्री में सुना होगा, सॉलिड स्टेट फिजिक्स में है ये, है ना। आइसोट्रोपिक और एनाइसोट्रोपिक आप उसमें भी सुने हैं, क्या नाम है, इंटर में भी आप सुने होंगे सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। ठीक, देखिए आइसोट्रोपिक क्रिस्टल वो है, आइसोट्रोपिक मटेरियल्स वो मटेरियल होते हैं जिनमें आपकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं होती है डायरेक्शन के साथ। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप आटा ले लीजिए, 1 किलो आटा, अब आप आटे में इस डायरेक्शन पे चलिए, इस डायरेक्शन से चलिए, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं बदलेगा। ठीक है, नॉर्मल ग्लास एग्जांपल ले लीजिए, नॉर्मल ग्लास, उसमें आप चाहे ऐसे चलिए, ऐसे चलिए, लाइट चलेगी या वेव चलेगी, लाइट ऐसे चल रही है या ऐसे चल रही है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं चेंज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है ना। तो लाइट चाहे ऐसे चले, कोई इतना मोटा ग्लास का प्लेट है, आपकी लाइट ऐसे चले, उसमें ऐसे चले, चाहे ऐसे चले, ऐसे चले, कहीं से भी चलेगी, उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम मिलेगा ग्लास का। अगर 1.5 है तो 1.5 हर तरफ आपको सेम टू सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। ठीक, ऐसे ऐसे मटेरियल्स आइसोट्रोपिक मटेरियल्स कहलाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे मटेरियल्स भी हैं
ठीक है, खासकर क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं ऐसे जिनमें प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो डायरेक्शन के साथ बदलती रहती हैं। बात समझ में आ गई? ऐसे क्रिस्टल्स को एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टल कहते हैं। जैसे कि आपका मान लीजिए कि एक एनाइसोट्रोपिक क्रिस्टल है, मान लीजिए ऐसा। अब इसमें कई सारे डायरेक्शन है, मान लीजिए आप इसके अलोंग चलते हैं, ऐसे चलते हैं तो आपको कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। मान लीजिए आप ऐसे चलते हैं तो आपको कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिलेगा। हो सकता है आप नीचे जाएं तो आपको कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिले, और आप इस डायगोनल के अलोंग जाएं तो आपको कुछ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिले। ठीक, ऐसे मटेरियल्स को कौन से मटेरियल कहते हैं? एन आइसोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। एन मतलब जो न हो, न, है ना, नहीं है, जो आइसोट्रोपिक नहीं है। बात समझ में आ गई? ऐसा क्यों होता है? एनआइसोट्रोपिक मटेरियल में फिजिकल प्रॉपर्टीज क्यों बदलती हैं? हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि इससे कंडक्टिविटी भी बदल सकती है, डेंसिटी भी बदलती है, सब बदलता है। ठीक है, तो हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही यूज करना है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि क्रिस्टलाइन मटेरियल्स में एटम्स का अरेंजमेंट एक स्पेसिफिक तरीके से होता है, ऐसे रैंडम नहीं होता है। अगर स्पेसिफिक तरीके से है, ठीक है, जैसे एग्जांपल आप ले लेते हैं, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड वाला ही है, एक सोडियम है, एक क्लोराइड है, एक सोडियम एक क्लोराइड है, ऐसे है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देते हैं क्लोराइड को। इस क्लोराइड के चारों ओर सोडियम, ऐसे सोडियम 3D स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसके नीचे भी सोडियम होता है, ऐसे जुड़ा रहेगा, ऐसा रहता है। इस सोडियम के चारों ओर क्लोराइड बड़े बड़े रहेंगे। ठीक है, ऐसे बना रहेगा। बात समझ में आ रहा है? सोडियम क्लोराइड 3D स्ट्रक्चर। लाइट वाटर के साथ क्यों मिल जाता है? पतली रेखा में गिरे हुए वाटर लाइट वाटर के साथ क्यों मिल जाता है? नहीं समझ में आया, क्या बोले हैं? नहीं समझ में आया, पूछिए। सर जैसे प्रकाश, जैसे मान लीजिए किसी मतलब किसी वाटर में है, जैसे मतलब उस पानी में जैसे सर नीचे गिराते हैं तो मतलब जो रेखा है उसके साथ ही घूम जाती है वाटर के साथ ही। अच्छा अच्छा अच्छा, न्यूटन ने इस ऐसा सर मैंने, एक्सपेरिमेंट को किया था। न्यूटन ने शायद, नहीं यस नहीं, सर। न्यूटन ने नहीं किया था। एक और टी से किसी साइंटिस्ट का नाम था, नहीं याद आ रहा है। टी से एक साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने सबसे पहले ये किया था एक्सपेरिमेंट कि उन्होंने इसमें लाइट ऐसे एंटर कराई थी। ठीक है, और एक साइड से इन्होंने पतला सा होल दिया था। इस होल में से, अब इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें इस होल में से लाइट गिर रही, जब पानी गिर रहा था तो लाइट इसी के थ्रू होते हुए जा रही थी, और इसी के थ्रू ऐसे ऐसे चलते हुए लाइट इधर आगे तक दिखाई देती थी। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यस सर। लाइट में टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन हो रहा है। क्योंकि अंदर अब लाइट किस में है? लाइट पानी में है, और पानी डेंसर मीडियम है, और एयर क्या है? रेयरर मीडियम है। तो डेंसर टू एयरर होने की वजह से पानी में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और पानी हर सरफेस से होते हुए आगे चला जा रहा है। समझ में आ गई? यही बात है ओके इसमें। सर, क्लियर। थैंक यू सर। ये तो आप यहाँ कहाँ से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सुन लिए? तो देखिए, ये जो एटम्स का अरेंजमेंट है, जरा गौर से देखिएगा। सोडियम क्लोराइड का ऐसे बस स्कीमेटिक बना है, कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं है। सोडियम क्लोराइड, छोटा वाला सोडियम, बड़ा वाला क्लोराइड। अब क्या है, मान लीजिए आप ऐसे चलेंगे, इस डायरेक्शन में चलेंगे, तो आपको पहले एक सोडियम मिलेगा, एक क्लोरीन, एक सोडियम, एक क्लोरीन मिलेगा। लेकिन अगर आप इस डायरेक्शन में चलेंगे ऐसे, तो आपको पहले एक सोडियम मिलेगा, फिर एक सोडियम मिलेगा, फिर एक सोडियम मिलेगा। ऐसे चलेंगे मान लीजिए, तो एक सोडियम मिलेगा, एक सोडियम मिलेगा, एक सोडियम मिलेगा, ऐसे मिलता जाएगा। बात सही है? अगर आप ऐसे चले, मान लीजिए ऐसे चले, ऐसे कुछ नहीं मिलेगा आपको। ऐसे चल गए इस डायरेक्शन में, कुछ नहीं मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो अरेंजमेंट ऐसा होता है, क्योंकि अरेंजमेंट होता है उसमें एटम्स का, इसलिए डायरेक्शन अलग अलग करने के साथ आप अलग अलग टाइप के एटम के अरेंजमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। और इस इंटरेक्शन की वजह से ही, चूंकि यही इंटरेक्शन आपको क्या देता है? फिजिकल प्रॉपर्टीज देता है। जैसे कंडक्टिविटी है, कैसे मिलेगा कंडक्टिविटी? किस तरह से एटम्स अलाइंड है, अरेंज है, वैसे आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो इसी वजह से
इन एटम्स के अरेंजमेंट की वजह से क्रिस्टल में आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग मिलती है, और इसी को क्या कहते हैं, एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल। बात समझ में आ गई? सर ये जो आपने जो डायग्राम बनाया सर, जो मिटा रहे के ऊपर सर, वो कट गया तो मतलब देख नहीं पाए, बता। कौन सा डायग्राम? ये वही जो अक्षर ये वाला दाएं तरफ वाला है, ये वाला। हाँ हाँ, ये तो हम कल बताए ही थे, कट नहीं गया था, ये हम बताए ही थे, उसी को तो बस लिखे हैं। ये आपका डबल रिफ्रैक्शन है, ई रे और ओ रे में बढ़ जाता है, बस उतना ही बताए थे, उससे ज्यादा नहीं। इसको तो अभी एक्सप्लेन करना बचा हुआ है। चलिए, तो ये होते हैं एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल। अब सवाल ये है कि एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल में आगे क्या जाने। एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल भी दो तरीके के होते हैं, ठीक है। एन आइसोट्रोपिक क्रिस्टल भी कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के होते हैं। पहला होता है जिसको आप बोलते हैं यूनी एक्सियल क्रिस्टल, ठीक, और दूसरे होते हैं बाई एक्सियल क्रिस्टल। ठीक है, अभी बताते हैं इनके बारे में क्या है। यूनी एक्सियल का आपका एग्जांपल है कैल्साइट, ठीक है। कैल्साइट टूरमेलिन क्रिस्टल और क्वार्ट्ज क्रिस्टल इसका एग्जांपल। जबकि बाई एक्सियल में मीका, एरेगोनाइट एक्सेट्रा इसके एग्जांपल है। ये नाम बस सीधे आपको याद रखना है, ठीक है, ये नाम और ये नाम आपको सीधे याद रखना है, ठीक। अब देखिए, अगर आप यूनी एक्सियल क्रिस्टल पढ़िएगा, ठीक है, आगे आपको सब पता चलेगा, ठीक है, आगे आपको सब पता चलेगा, घबराइएगा मत, धीरे धीरे पढ़ना है, ठीक है। यूनी एक्सियल क्रिस्टल आप जब देखिएगा, तो यूनी एक्सियल क्रिस्टल में जब लाइट एंटर करेगी तो आपको दो रेज मिलेंगी। पहली रेज ऑर्डिनरी रे होगी और दूसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे, ठीक। लेकिन बाई एक्सियल क्रिस्टल जब आप लीजिएगा तो भी आपको दो रेज मिलेंगी, पर दोनों के दोनों कौन सी रे होंगी? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होंगी, ठीक है। दोनों के दोनों रेज क्या होंगे? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज होंगे, ठीक। तो ये इसका क्लासिफिकेशन था, बस आपको इतना ही जानना है, इससे ज्यादा नहीं जानना है। अभी ऑर्डिनरी रे और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेस क्या होती हैं इसके बारे में पूरा अभी पढ़ना है, इसके लिए टेंशन ना लीजिए, ठीक है। इसके लिए आप बिल्कुल भी घबराइए मत, है ना। यूनी एक्सियल क्रिस्टल्स और बाई एक्सियल क्रिस्टल्स होते हैं, इसके एग्जाम्पल आप याद रखिए। इसका एक और एग्जाम्पल था मीका, हेरेगोनाइट और टोपाज। टोपाज आप पहनते हैं, याद है ना। कैल्साइट क्रिस्टल क्या होता है? कैल्साइट क्रिस्टल कैल्शियम कार्बोनेट का क्रिस्टल, CuCO3 का अगर क्रिस्टल बन जाए, जैसे आपका संगमरमर बनता है, संगमरमर बनता है, मार्बल बनता है, वो क्रिस्टल, उसका जो एकदम छोटा सा क्रिस्टल होगा वो कैल्साइट क्रिस्टल है, ठीक है। ये यूनी एक्सियल का एग्जांपल है। तो हम लोगों को बेसिकली यूनी एक्सियल क्रिस्टल्स ही पढ़ने हैं जिसमें ओ रे और ई रे मिले, ठीक है। ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेज मिले, हमको ऐसा ही क्रिस्टल पढ़ना है, बाई एक्सियल के बारे में नहीं पढ़ना है, ठीक। तो एक टेंशन आपकी खत्म हो गई कि बाई एक्सियल क्रिस्टल आपको नहीं पढ़ना है। सर तो बात क्या होता है और वो क्या क्वार्ट्ज क्या होता है? क्वार्ट्ज मटेरियल का नाम है। अब आपसे हम पूछें कि टोपाज रिंग लोग पहनते हैं, रिंग, टोपाज का रिंग आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो फिर देख लीजिएगा। यस सर, ये सारे मटेरियल का नाम है, क्या टूरमेलिन, क्वार्ट्ज, सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सारी, आप बस गूगल कीजिए, आपको हमसे भी ज्यादा कोई ज्ञानी मिल जाएगा, गूगल हमसे ज्यादा ज्ञानी है, हाँ। तो उसमें क्या है, सब आप खोजिए, ये सारे नहीं सर, मटेरियल टोपाज पहनने से परेशानियां दूर हो सर जाएंगी। गूगल आपके जैसा बताएगा नहीं ना, जैसे आप उसको ज्ञान पढ़ते कर हैं, फेरस एलम, हाँ हाँ, बस 6 बजे कितना टाइम बचा हुआ है, 2-3 मिनट। जैसे फेरस एलम पढ़ते हैं आप, तो ये नाम, ये तो नाम है। अब आप जानते हैं इसका क्या होता है, FeCO3 Al2Cl FeSO4 Al2SO4 का होल ट्राइस डॉट समथिंग H2O कुछ होगा, तो फेरस एलम है, पर ये नाम ये क्या होता है सर, तो हम नहीं बता सकते, ये तो बस एक मटेरियल का नाम है, ठीक है। ऐसे ही इन सारी चीजों का कुछ ना कुछ फॉर्मूला है केमिकल मैकेनिकल,